तो कॉलेज लेक्चरर की क्लासेस चल रही हैं आपकी। डिफरेंशियल ज्योमेट्री वाला टॉपिक आज अपन स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशियल ज्योमेट्री। ठीक है, तो पीजी के अंदर ये टॉपिक आता है और पीजी में डिफरेंशियल ज्योमेट्री के साथ टेंसर एनालिसिस का पेपर आपने पढ़ा होगा। सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो दोनों ही टॉपिक्स आपके कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस में है। डिफरेंशियल ज्योमेट्री के 3-4 चैप्टर्स हैं जो अपने को करने हैं। कर्व इन स्पेस एक चैप्टर करेंगे एनवेलप्स, और एक चैप्टर अपन करेंगे कर्व ऑन सरफेसेस। ये 3 चैप्टर्स आपके सिलेबस में दे रखे हैं, तो इनसे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस अपने बन सकते हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे, और साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वगैरह हैं वो सारे अपन लिखेंगे। यहाँ पर कोशिश करेंगे कि कोई इजी वे में डिराइव हो रहा है तो उसको आपको डिराइव करवा दिया जाए। जिनका काफी लेंथी डेरिवेशन है तो फिर उनको आप डायरेक्ट याद रखें, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर अपने आएंगे तो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा अपन कर पाए, इस तरह से अपन को तैयारी करनी है। ठीक है, वो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो टाइम मैनेजमेंट अगर आपने कर लिया पेपर में तो समझिए आप आधा एग्जाम आपने जीत लिया। ये तो करते हैं स्टार्ट। डिफरेंशियल ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन से ही अपन इसको स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशियल ज्योमेट्री सबसे पहले तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री क्या है? ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री which is studied with the help of differential calculus। डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है आपका। ठीक है, जरूरी नहीं है किसी कॉन्सेप्ट से ही बने। डायरेक्ट कहीं से डेफिनेशन में से कोई चीज उठा के क्वेश्चन बनाया जा सकता है। कोई भी फॉर्मूला है उसको डिफरेंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके कोई नया क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि पीजी के क्वेश्चंस जो बड़े क्वेश्चंस हैं वो तो कोई पूछेगा नहीं आपसे। जिनको करने के लिए जो 5 क्वेश्चन 3 घंटे में अपन को करने होते हैं वो क्वेश्चन तो पूछने से रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन फ्रेम होंगे वहां पर। अब क्वेश्चन फ्रेम किस तरह से होंगे वो अपन कोशिश करेंगे यहाँ ज्यादा से ज्यादा डिस्कस कर पाए चीजों को। ये है कुछ, आप भी अपनी जो भी बुक्स लेंगे वो बुक्स आपको बता दी होगी। जेपीएच की बुक्स सफिशिएंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं तो आप नवकार की बुक्स भी देख सकते हैं। ठीक है, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। बाकी जेपीएच की बुक्स बेस्ट है। जेपीएच में जितना मटेरियल दे रखा है उतना नवकार में दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जेपीएच की किताबें ज्यादातर बच्चों के पास होंगी। जिनके पास नहीं है वो ले लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नवकार में दे रखे हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ अलग नए नहीं बना रखे हैं। उसमें जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो आगे एग्जाम्पल्स वगैरह उन्हीं को उठाकर वहां उसने ऑब्जेक्टिव बना दिया है। तो वो आप एमएससी किए हुए बच्चे ज्यादातर नेट ज्यादातर क्या सभी हो, क्योंकि इसमें तो एलिजिबिलिटी यही है कि भाई नेट जेआरएफ आप होनी चाहिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी यही है। तो नेट वगैरह आपने की है तो वो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं और उसी क्वेश्चन को कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अगर ट्रांसफॉर्म करके आपके सामने रख दे तो आप उसको कर पाओगे। ये अपन जब जो भी कंसेप्ट्स करेंगे वही डिस्कस करेंगे कि किस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वहां पर। ये तो सबसे पहले डेफिनेशन मैंने लिखी है। डिफरेंशियल ज्योमेट्री 2 वर्ड्स का एग्रीगेशन है, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड ज्योमेट्री। ठीक है, अब ज्योमेट्री जो ब्रांच है वो सभी मैथमेटिक्स के अलग अलग टूल्स की सहायता से उसको पढ़ते हैं। जब ज्योमेट्री को एल्जेब्रा से अपन पढ़ेंगे, एल्जेब्रिक ज्योमेट्री उसको बोल देते हैं। ज्योमेट्री को डिफरेंशियल कैलकुलस को मैथमेटिकल टूल लेते हुए पढ़ रहे हैं तो उसको डिफरेंशियल ज्योमेट्री आपने कह दिया। वेक्टर की सहायता से पढ़ रहे हो तो वेक्टर ज्योमेट्री कह दिया। ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसको किसी भी ब्रांच की सहायता से या किसी भी मैथमेटिकल टूल की सहायता से पढ़ा जा सकता है। अब जो भी मैथमेटिकल टूल आप काम में लेते हो वो मैथमेटिकल टूल ज्योमेट्री में काम आ रहा है।
या उस टूल के अंदर आप ज्योमेट्री ले जा रहे हो। क्यों? क्योंकि जब भी ज्योमेट्री आएगा आपको चीजें विजुलाइज होने लगेंगी। आप अलजेब्रा पढ़ते हो, आप केवल थ्योरेटिकल चीजें वहां पर पढ़ते हो, उसको आप देख नहीं पा रहे हो कि क्या हो रहा है। या रियल एनालिसिस भी आप पढ़ रहे हो तो रियल एनालिसिस, हालांकि सारी चीजें दिखती है, ठीक है, लेकिन फिर भी सपोज आप कन्वर्जेंस पढ़ रहे हो, कन्वर्जेंस की मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ रहे हो, लेकिन जब तक उसको ज्योमेट्रिक फॉर्म में आप विजुलाइज नहीं कर रहे हो तब तक उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से नहीं समझ सकते। यानी कि ज्योमेट्री जो ब्रांच है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्योमेट्री में आपको दिखाई देने लगता है, सर्किल आ गया आपको तुरंत पता चल जाएगा इस तरह का होता है, ठीक है। ग्रुप आ गया अलजेब्रा के अंदर, अब ग्रुप की शक्ल कैसी होगी, ग्रुप कैसा है, वो आप सोच सकते हैं केवल। ग्रुप तो 5 लोगों का भी होता है कि 5 लोग साथ में खड़े हैं, ग्रुप है उनका। वहां ग्रुप की डेफिनेशन में पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हैं कि भाई एसोसिएटिव होता है, कम्यूटेटिव होता है, आइडेंटिटी होना चाहिए, इनवर्स होना चाहिए। अब वो ठीक है, वो एक अलग ग्रुप हो गया। अब उसको आप विजुलाइज नहीं कर सकते, वो प्योर मैथमेटिक्स है। तो ब्रांच जिसको अपन किसकी सहायता से, डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर कौन सा मैथमेटिकल टूल अपन काम में लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यही बन रहा है। डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर कौन सा मैथमेटिकल टूल अपन काम में लेते हैं? तो सिंपल सा है, क्या? डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस की सहायता से अपन किसको पढ़ते हैं? डिफरेंशियल ज्योमेट्री को। डिफरेंशियल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, इसकी दो ब्रांचेस लार्ज स्केल पर दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। एक लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री, लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री, और ग्लोबल डिफरेंशियल ज्योमेट्री। ग्लोबल डिफरेंशियल ज्योमेट्री, कुछ पेन हड़का चल रहा है यार, ये देखते हैं। लोकल एंड ग्लोबल डिफरेंशियल ज्योमेट्री। तो कोई भी फंक्शंस, जब आप डिफरेंशियल कैलकुलस की बात कर रहे हो तो फंक्शंस की बात करोगे, क्योंकि डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर तो फंक्शंस ही चलते हैं। फंक्शंस की कंटिन्यूटी, फंक्शंस की डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शंस की यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, उनका कन्वर्जेंस, ठीक है, फंक्शंस की सीरीज का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, वो सारे कॉन्सेप्ट फंक्शंस की सहायता से अपन पढ़ते हैं। तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री को प्रॉपर्टीज, जो फंक्शंस की प्रॉपर्टीज होगी उनकी सहायता से दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री, एक है ग्लोबल डिफरेंशियल ज्योमेट्री। अब जब ज्योमेट्री की बात कर रहे हो तो ज्योमेट्री के अंदर दो चीजें पढ़ते हैं, या तो कर्व पढ़ोगे या सरफेस पढ़ोगे। दो चीजें, एक तो क्या? कर्व और सरफेस, ठीक है। मैंने तो यही चीजें पढ़ते हैं, इन्हीं की पार्टिकुलर फॉर्म बनती है। अब कर्व के अंदर बहुत सारे आ जाते हैं कि पैराबोला आ गया, इलिप्स आ गया, ठीक है, हाइपरबोला आ गया, सर्किल आ गया, हेलिक्स आ गया, और भी बहुत सारे कर्व आते हैं। ऐसा कर्व जिसकी कर्वेचर 0 हो जाए, स्ट्रेट लाइन भी यहीं पर आ जाती है। फिर सरफेस के अंदर 3 डायमेंशन में आप चले गए, वहां पर अपना स्फेयर आ गया, सिलेंडर आ गया, कोन आ गया, सिलेंड्रोइड आ गया, इलिप्सोइड आ गया, हेलिकोइड आ गया, बहुत सारे सरफेसेज वहां पर आपके आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ज्योमेट्री के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, या तो कर्व पढ़ते हैं या सरफेसेस पढ़ते हैं। तो कर्व और सरफेस अगर ज्योमेट्री के अंदर पढ़ रहे हो तो इनको किस तरह से आप स्टडी कर रहे हो, उस नेचर के हिसाब से डिफरेंशियल ज्योमेट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला ये कि सपोज कोई भी आपने ये कर्व ले लिया, ये कर्व आपने बना दिया, ठीक है। अब इस कर्व को आप पढ़ रहे हो, सपोज ये इस कर्व का कोई भी पॉइंट ले लिया, जो प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, कर्व का मतलब फंक्शन। भाई कर्व का इक्वेशन क्या लिखते हो? y इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन ही तो होता है ये। अगर इसकी प्रॉपर्टी पढ़ो, जैसे कंटिन्यूटी आप चेक करते हो, तो कंटिन्यूटी दो तरह से चेक करते हो आप, एक तो लोकल प्रॉपर्टी, एक ग्लोबल प्रॉपर्टी। लोकल प्रॉपर्टी में तो क्या होता है, सिंपल एक पॉइंट आप लेते हो कि कोई भी फंक्शन आपके पास है एफ एक्स, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी आपने चेक करी कि पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर बताइए फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो ये इसकी क्या कहलाएगी? लोकल प्रॉपर्टी कहलाएगी, ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए कि आप बताइए कि ये फंक्शन क्या इस इंटरवल पर कंटिन्यूअस है, इंटरवल पर कंटिन्यूअस है, ठीक है, यानी कि अब केवल सिंगल पॉइंट की बात नहीं कर रहा है वो, इंटरवल के अंदर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आते हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी पूछ रहा है, तो ये क्या हो गई? ग्लोबल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। यानी कि एक सिंगल पॉइंट या कम पॉइंट्स के नहीं होकर लार्ज स्केल पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, या पूरे इंटरवल की वो बात कर रहा है, पूरे डोमेन की बात कर रहा है, तब वो प्रॉपर्टी क्या हो गई? ग्लोबल प्रॉपर्टी हो गई। तो अगर किसी भी सरफेस या कर्व की स्टडी, किसी भी सरफेस या कर्व की स्टडी किसी पॉइंट पर आप कर रहे हो, किसी पॉइंट पर
या उस पॉइंट के नेबरहुड में, सपोज इस पॉइंट पर या इस पॉइंट का नेबरहुड आपने बना दिया, नेबरहुड मतलब इसके आसपास के पॉइंट्स, तब जिस ज्योमेट्री में ये करोगे वो लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री कहलाएगी। अगर कर्व या सरफेस की प्रॉपर्टी इस कर्व के हर एक पॉइंट पर स्टडी कर रहे हो, पूरे कर्व के लिए या पूरे सरफेस के लिए, तब ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, ग्लोबल प्रॉपर्टी। और उस केस में जो डिफरेंशियल ज्योमेट्री की ब्रांच है उसको अपन क्या कहेंगे, ग्लोबल डिफरेंशियल ज्योमेट्री। तो दो चीजें आपके पास आ गई, लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री, ग्लोबल डिफरेंशियल ज्योमेट्री। लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री में कर्व या सरफेसेस की प्रॉपर्टी किसी पॉइंट या उसके नेबरहुड में पड़ते हैं, जबकि ग्लोबल डिफरेंशियल ज्योमेट्री में कर्व या सरफेसेस की प्रॉपर्टी पूरे कर्व या सरफेस के लिए अपन पढ़ते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हो लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री। ग्लोबल डिफरेंशियल ज्योमेट्री का एक नाम और है, मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक डिफरेंशियल ज्योमेट्री, मैक्रोस्कोपिक। तो लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री में क्या लिखेंगे, देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व एंड सरफेसेस आर स्टडीड एट ए पॉइंट और इन इट्स नेबरहुड। ठीक है। और ग्लोबल डिफरेंशियल ज्योमेट्री में प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व एंड सरफेसेस आर स्टडीड एट होल। ठीक है, होल का मतलब है पूरे के लिए, पूरे कर्व के लिए या पूरे सरफेस के लिए। ठीक है, कर लीजिए नोट। ठीक है, तो ये तो सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री। अभी तक ये हो सकता है कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर मैथमेटिकल टूल क्या काम में लेते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस जो इंपॉर्टेंट चीज अपने पास आई। दूसरा ये है लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री। ठीक है, तो लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री की जो डेफिनेशन है वो आपके सामने है कि किसी पॉइंट या पॉइंट के नेबरहुड में। ठीक है, तो अब दिया जा सकता है आपको कि लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री वी स्टडी, क्या पढ़ते हैं, नंबर फर्स्ट आपको दे दिया जाए प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व एंड सरफेस एट होल एट ए पॉइंट एट इन नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, और दे दिया जाए बी और सी दोनों, तो उस केस में आप इस तरह से बन सकता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल डिफरेंशियल ज्योमेट्री का दूसरा नाम क्या है, मैक्रोस्कोपिक डिफरेंशियल ज्योमेट्री। ठीक है, तो इस तरह से अल्टरनेटिव नाम भी आपसे पूछा जा सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्लोबल डिफरेंशियल ज्योमेट्री, तो उसमें मैक्रोस्कोपिक डिफरेंशियल ज्योमेट्री। इसके बाद लिखेंगे कर्व इन स्पेस, कर्व इन स्पेस, कर्व इन स्पेस। तो प्लेन के अंदर कर्व पढ़े आपने, प्लेन कर्व, सर्किल हो गया, इलिप्स हो गया, ठीक है, पैराबोला हो गया, इस तरह के जो कर्व हैं ये सारे के सारे किस में पढ़े अपन ने, प्लेन कर्व इनको अपन बोलते हैं। यहां पर जो अपन पढ़ेंगे कर्व इन स्पेस, तो कर्व इन स्पेस का मतलब क्या है, वो कर्व जो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में बनते हैं। तो जो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में बन रहे हैं वो भी बन सकते हैं 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में, क्योंकि 2D का कोई भी पॉइंट है वो 3D में भी जा सकता है। किसी 3D में आपको पता है बहुत सारे प्लेन भी आ जाते हैं, तो किसी प्लेन पर जाकर टिक जाएगा वो पॉइंट। ठीक है, तो लेकिन कई कर्व ऐसे होते हैं जो प्लेन पर पढ़ना पॉसिबल नहीं है, जिनको प्लेन पर पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तब उनको पढ़ने के लिए स्पेस की जरूरत पड़ती है। उनको अपन क्या कहते हैं, स्पेस कर्व या कर्व इन स्पेस कहते हैं।
ठीक है, जैसे एक कर्व आपने सुना होगा नाम हेलिक्स, हेलिक्स ये एक कर्व है, इस तरह का बनता है ये कोई भी इसका बेस बन गया सपोज, उसके बाद ये ऊपर की तरफ इस तरह से चलता है, ठीक है ना, उस टाइप का, जैसे कोई स्प्रिंग नहीं होती अपने पास, स्प्रिंग को अपन खींच दें, तो स्प्रिंग को जैसे खींच दिया आपने तो इस तरह से जो कर्व बन रहा है, लेकिन उसको आप पूरी तरह से प्लेन पर नहीं रख सकते, ठीक है। अब भाई सर्किल आपके पास है, ये सर्किल को आप प्लेन पर रख सकते हैं, लाकर रखा जा सकता है सर्किल पूरी तरह से प्लेन पर, लेकिन हेलिक्स को प्लेन पर नहीं रख सकते आप, ठीक है। इसके बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो प्लेन से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए फिर आपको जब प्लेन से बाहर पॉइंट जा रहे हैं, तो प्लेन से बाहर पॉइंट जा रहे हैं तो फिर जेड एक्सिस की जरूरत पड़ेगी इसके पॉइंट्स की पोजीशन देखने के लिए, तो वहां पर फिर हमें 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में ही कर्व को पढ़ना होता है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, कर्व इन स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो कर्व इन स्पेस 2 पार्ट्स में अपन इसको लिखेंगे, देखो इसमें फर्स्ट लिखो प्लेन कर्व, प्लेन कर्व, तो नाम से ही पता चल रहा है ऐसे कर्व जिनको प्लेन पर रखा जा सकता है या प्लेन पर पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे, सिंपली डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, कन्फाइंड, या इस तरह लिख लो, एवरी पॉइंट इज कन्फाइंड टू ए प्लेन। अगर किसी कर्व का हर एक पॉइंट किसी प्लेन पर रखा जा सकता है, एवरी पॉइंट इज कन्फाइंड टू ए प्लेन, तब वो कर्व क्या कहलाएगा, प्लेन कर्व कहलाएगा, ठीक है। कर्व का हर एक पॉइंट किस पर आ जाएगा, प्लेन पर आ जाएगा, कोई भी पॉइंट प्लेन से बाहर नहीं जाएगा। और सेकंड इसमें आता है अपना स्क्यू और ट्विस्टेड भी अपन इसको बोलते हैं, स्क्यू या ट्विस्टेड कर्व, इस पर लिख दो कैन नॉट बी कन्फाइंड टू ए प्लेन, ठीक है। अगर प्लेन के ऊपर नहीं रखा जा सकता है, ठीक है, उस केस में ये कर्व क्या कहलाएगा, स्क्यू कर्व या ट्विस्टेड कर्व। तो 2 तरह के कर्व पढ़ेंगे यहां पर अपन, एक तो प्लेन कर्व, प्लेन कर्व, और दूसरा क्या है, स्क्यू या फिर ट्विस्टेड कर्व, ठीक है। तो प्लेन कर्व जो होते हैं इनको प्लेन पर भी अपन पढ़ सकते हैं, 3D की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में भी जैसे सरफेसेज के इंटरसेक्शन बनते हैं, भाई कई बार ऐसा होता है एक सरफेस यहां लिया आपने, दूसरा सरफेस लिया, तो जब 2 सरफेस इंटरसेक्ट करते हैं जिन पॉइंट्स पर, वहां पर कर्व बन जाते हैं। सपोज यहां पर ये कर्व बन गया, तो ये कर्व क्या बन जाएगा, ठीक है, इलिप्स टाइप का बन जाएगा, इलिप्स टाइप का। तो ये कर्व फिर किस में पढ़ा जाएगा, 3D के अंदर पढ़ा जाएगा, ठीक है, क्योंकि सरफेस 3D में पढ़ा जाएगा, ये सरफेस भी 3D में चल रहा है। जैसे स्ट्रेट लाइन भी, तो स्ट्रेट लाइन 2D में पढ़ते हैं 3D में, बताओ, स्ट्रेट लाइन को 2D में पढ़ते हैं 3D में, कमेंट कर सकते हो। 2D में, 3D में नहीं पढ़ते, नहीं 2D में तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 3D में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, दोनों में पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको पता है 2D 3D के अंदर इस टाइप का इक्वेशन किसका होता है, ये x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन m, z माइनस z1 अपॉन n इक्वल टू r, ठीक है। लाइन का तो इक्वेशन लेते हैं अपन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के अंदर इसका, और वो 3D में क्यों पढ़ते हैं लाइन को वहां पर, क्योंकि वहां पर प्लेन की सहायता से, ये कोई भी प्लेन आपके पास है, ठीक है, ये कोई दूसरा प्लेन है, तो दोनों प्लेन जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहां क्या बनती है, लाइन बनती है, पता है आपको, ठीक है। तो इस लाइन को पढ़ने के लिए क्या चाहिएगा आपको, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, क्योंकि प्लेन किस में बनता है, 3D में,
ठीक है। तो प्लेन अगर 3D में बन रहे हैं तो उनके इंटरसेक्शन पर जो लाइन बन रही है उसके लिए फिर एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन बहुत सारी ऐसी शेप हैं जो 3D के अंदर आप पढ़ सकते हो, 2D में नहीं पढ़ सकते, जैसे ट्विस्टेड कर्व या स्क्यू कर्व जो होंगे, ठीक है। तो प्लेन कर्व तो सारे के सारे जो भी आपने पढ़े, इलिप्स पढ़ा है, पैराबोला पढ़ा है, हाइपरबोला पढ़ा है, सर्किल पढ़ा है, या स्ट्रेट लाइन को भी कर्व कह सकते हो आप, जिसका कर्वेचर 0 है, जिसका कर्वेचर क्या है, 0, ठीक है। तो वो सारे के सारे क्या होंगे, प्लेन कर्व होंगे। स्क्यू कर्व में जो अपन एग्जाम्पल लिखते हैं वो है हेलिक्स, हेलिक्स, ठीक है। जो आपके बुक में लगातार जो एग्जाम्पल काम में आ रहा है स्क्यू कर्व का, वो क्या है, हेलिक्स। अब ये हेलिक्स डिपेंड करता है इसका बेस कैसा है। अब इसका बेस भाई ये हो सकता है कि बेस पर क्या बन रहा है, सर्किल, बेस पर क्या बन गया, सर्किल, बेस पर सर्किल बन गया, फिर इसी तरह से वो आगे बढ़ रहा है इस तरह से, तब ये कहलाएगा सर्क्यूलर हेलिक्स। क्या बोलेंगे, सर्क्यूलर हेलिक्स, सर्क्यूलर हेलिक्स। अगर बेस पर क्या बन रहा है, सर्किल बन रहा है, ठीक है। तो हेलिक्स का नाम डिपेंड करता है उसके बेस पर, कि बेस पर जिस तरह की शेप बन रही है उसी तरह से वो कर्व फिर आगे बढ़ता है। तो यहां से भी अब क्वेश्चंस आपके पास बन सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लेन कर्व, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्यू कर्व या स्क्यू कर्व, तो वो आप देख सकते हैं वहां पर। स्क्यू कर्व में अगर कोई कर्व आपके पास आएगा तो यहां पर वो हेलिक्स आपको दिखेगा। हेलिक्स का नाम अलग, हेलिक्स के आगे कुछ भी लगा सकते हैं, वो सर्किल लगा दिया, या साइक्लोइड टाइप का, जैसे साइक्लोइड बेस पर बन रहा है तो साइक्लोइड आगे नाम के आगे लगा देंगे, ठीक है। और साथ में क्या चलेगा, हेलिक्स, क्योंकि आपको पता है कि साइक्लोइड अपन इस तरह से बनाते हैं ये। अब इसी तरह से आगे फिर इसके पॉइंट्स चले, ये साइक्लोइड बना दिया आपने सबसे पहले, ये और इसी तरह से फिर ये आगे चले, ठीक है। इसी तरह के ये आगे इस तरह के चल रहे हैं, इसमें इस तरह से घुमा के इसको, फिर इसी तरह से ये साइक्लोइड बनते चले ऊपर, ठीक है। तब ये क्या कहलाएगा, हेलिक्स ही, करो तो हेलिक्स है, लेकिन इसका बेस क्या कहलाएगा, फिर साइक्लोइड कहलाएगा, ठीक है। बेस पर क्या आ जाएगा, साइक्लोइड आ जाएगा। बेस पर सर्किल आ रहा है तो फिर सर्किल की सहायता से हेलिक्स बनेगा, एंड सो ऑन। तो ये दो टाइप्स हो गए कर्व के, प्लेन कर्व और स्क्यू कर्व या ट्विस्टेड कर्व। इसके बाद लिखिए इक्वेशंस ऑफ कर्व, इक्वेशंस ऑफ कर्व इन स्पेस। इक्वेशंस ऑफ कर्व इन स्पेस, और इसमें सबसे फर्स्ट लिखिए पैरामीट्रिक इक्वेशन, पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन कर्व के आपने पढ़े हैं 2D के अंदर, जैसे सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, पैरामीट्रिक इक्वेशन बताओ। सर्किल का पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू ए कोस टी, वाई इक्वल टू ए साइन टी, ये लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू किसके आ जाएगा, ए स्क्वायर। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म में सर्किल का क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। तो यहां पर ए तो इसकी रेडियस आएगी सर्किल की, जो रेडियस तो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। टी यहां पर क्या कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है, ठीक है, क्योंकि टी पर एक्स डिपेंड कर रहा है, टी पर ही क्या डिपेंड कर रहा है, वाई। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स किसका फंक्शन हो गया, टी का, वाई किसका फंक्शन हो गया, टी का। तो अगर एक्स और वाई सिंगल वेरिएबल टी के फंक्शंस हैं, तब ये क्या बनता है, कर्व बनता है। और ये कर्व क्या कहलाएगा, प्लेन कर्व कहलाएगा, क्योंकि ये कर्व प्लेन के अंदर बनेगा इस तरह का, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट्स की आपको जरूरत पड़ रही है। अगर इसी कर्व को आप कहां पर ले जाएं, 3D के अंदर या स्पेस के अंदर, तो वहां क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट और बढ़ जाएगा, जेड। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में जो कर्व का इक्वेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, x इज फंक्शन ऑफ t, y इज फंक्शन ऑफ t, z इज फंक्शन ऑफ t। तो अगर x, y और z सिंगल पैरामीटर t के फंक्शंस हैं, तब जो कर्व बनेगा वो
या कर्व का जो इक्वेशन आएगा वो पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाएगा। तो इस तरह से लिख लीजिए, पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू एक्स टी, वाई इक्वल टू वाई टी और z इक्वल टू जेड टी। ये कर्व का पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, सपोज ये कोई भी कर्व है, इस कर्व का कोई भी पॉइंट आप ले रहे हो P, सपोज जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x y z, तब इस कर्व का पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगा, इस कर्व के किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर x y z ले रहे हो तब x y z सिंगल पैरामीटर के क्या बनने चाहिए, फंक्शंस बनने चाहिए, वेयर t इज पैरामीटर। where t is parameter। ठीक है, सेकंड लिखो इसमें, या इसमें एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल सर्क्यूलर हेलिक्स, सर्क्यूलर हेलिक्स, सर्क्यूलर हेलिक्स। तो सर्क्यूलर हेलिक्स का जो इक्वेशन होगा वो आप किस तरह से लिखोगे, देखो सर्क्यूलर हेलिक्स यहां मैं लिख देता हूं, इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू ए कोस टी, वाई इक्वल टू ए साइन टी। क्यों क्यों लिखा है ये, क्योंकि सर्कुलर हेलिक्स की बात कर रहे हैं तो बेस पर सर्किल बनेगा, तो बेस पर सर्किल बनेगा तो यहां तक तो सर्किल का इक्वेशन हो गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यहां तक सर्किल बन चुका है। और फिर जेड एक्सिस की डायरेक्शन में अपन कह रहे हैं वो आगे बढ़ेगा, ये सपोज ये ले लिया, इधर एक्स, इधर मैंने ले लिया वाई, इधर एक्स इधर वाई, तो एक्स वाई प्लेन में तो मेरे पास क्या बन गया, ये तो सर्किल बना दिया। और फिर जेड डायरेक्शन में मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से अपन लिखेंगे z इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट ले लिया k और इंटू टी, k इंटू टी। ठीक है, क्योंकि बेस x और y फर्स्ट टू रिलेशंस किसको रिप्रेजेंट करेंगे, बेस को रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां बेस बन गया इन दोनों से, और फिर किस डायरेक्शन में उसको बढ़ा रहे हो वो अपन ने लिख दिया z इक्वल टू के टी। तो ये अब याद रखिए आप, सर्कुलर हेलिक्स का इक्वेशन है, बहुत काम में आने वाला है आपके थ्रू आउट डिफरेंशियल ज्योमेट्री, ये कर्व लगातार चलेगा। तो ये इक्वेशन, अब यहाँ कांस्टेंट को अपने हिसाब से वो चेंज करेगा, कभी सी ले लिया उसने, कभी बी ले लिया, वो कुछ भी लो, कांस्टेंट होना चाहिए बस, z इक्वल टू के इंटू टी। सेकेंड लिखो, सेकेंड वेक्टर फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन, सर्किल का वेक्टर फॉर्म के अंदर इक्वेशन। तो वेक्टर में कुछ नहीं करना होता आपको, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाना है, तो जो पॉइंट P हमने लिया था x y z, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैंने बना दिया, ये बना दिया। जब ओरिजिन से आप मिलाते हो तो पोजीशन वेक्टर बनता है, ये पोजीशन वेक्टर आ गया मेरे पास, सपोज r वेक्टर, पोजीशन वेक्टर सपोज क्या मान लिया, पॉइंट P का r वेक्टर मैंने मान लिया, तब r वेक्टर इक्वल टू किसके होगा, अगर पॉइंट P x y z का पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है, देन r वेक्टर इक्वल टू किसके लिख सकते हैं, x i केप प्लस y j केप प्लस z k केप, और इसको इस तरह भी अपन लिख देते हैं x y z। ठीक है, ये भी यहां लिखने का तरीका रहेगा, किसी भी वेक्टर को इस तरह से अगर लिख रखा है कि x डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट स्मॉल x है, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट्स स्मॉल y और z हैं, उस केस में इस तरह से भी अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इससे क्लियर होना चाहिए आपको कि x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसके साथ i केप लगाते हैं, y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसके साथ j केप लगाते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स अपन अलोंग एक्सिस क्या लेते हैं, i, j और k। तो ये r वेक्टर अपने पास है, इसको किस तरह से देखो लिख सकते हो, इसको आप ये भी तो लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू, अब देखो कर्व चल रहा है अपने पास, कर्व का पैरामीट्रिक इक्वेशन आ चुका था मेरे पास, तो x इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, xt, y इक्वल टू वाई टी, जेड इक्वल टू
जेड टी। तो ये मेरे पास बन जाएगा एक्स टी आई कैप प्लस वाई इक्वल टू किसके हो गया वाई टी जे प्लस जेड इक्वल टू जेड टी और के इस तरह लिख सकते हैं। यानी कि आर वेक्टर किसका फंक्शन बन रहा है? अगर यहां से आप देखें आर वेक्टर फर्स्ट वाले रिलेशन में एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो आर वेक्टर किसका फंक्शन है? एक्स वाई और जेड का। और एक्स वाई जेड किसके फंक्शन हो गए? टी के फंक्शंस। तो आर वेक्टर टी का फंक्शन हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूं आर वेक्टर इज फंक्शन ऑफ टी। आर वेक्टर इज फंक्शन ऑफ टी। तो ये इक्वेशन कहलाएगा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कर्व। ठीक है, या वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए कर्व। आर वेक्टर इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसी कर्व के लिए देखो आप सर्कुलर हेलिक्स के लिए फॉर एग्जाम्पल ये सर्कुलर हेलिक्स का इक्वेशन आपको लिखना है। हेलिक्स वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे? आर वेक्टर इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? ए कोस टी कोमा सेकेंड कंपोनेंट यानी वाई कंपोनेंट ए साइन टी और जेड कंपोनेंट क्या है? के टी। तो ये वेक्टर फॉर्म में आप लिखोगे सर्कुलर हेलिक्स को, किसी भी कर्व को। अगर एक्स वाई जेड आपको दे रखे तो इस तरह से वेक्टर रिप्रेजेंटेशन उसका कर सकते हो। तीसरी जो फॉर्म है थर्ड, इक्वेशन ऑफ कर्व is intersection of two surfaces is intersection of two surfaces। दो सरफेसेज के इंटरसेक्शन की फॉर्म में कर्व का इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे? तो पढ़ाया आपने, ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर में 3 डायमेंशन ज्योमेट्री जो पढ़ी है उसके अंदर भी आपने पढ़ा है कि दो सरफेस जब इंटरसेक्ट बनते हैं तो क्या बनता है? कर्व बनता है। बताओ क्या होगा एग्जांपल? दो सरफेसेज के इंटरसेक्शन से जो कर्व बनता है, कौन सा पढ़ा है आपने? एग्जांपल दो एक, लिखिए, लिख दिया करो तुरंत, है ना। बिल्कुल, स्फेयर और प्लेन। ठीक है, जब भी किसी स्फेयर को कोई प्लेन कट करता है तो वहां उनके इंटरसेक्शन पर क्या बनता है? सर्किल बनता है। तो यहां पर अपन लिखेंगे, इसमें देखो, लेट F1 एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। सपोज F1 एक्स वाई और जेड में कोई भी रिलेशन है, तब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सरफेस को। एंड F2 एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 आर टू surfaces, then F1 एक्स वाई जेड F2 एक्स वाई जेड represents a curve। सर्किल और स्ट्रेट लाइन, सर्किल सरफेस होता है क्या? सर्किल सरफेस नहीं होता है। ठीक है, दो चीजें पढ़ रहे हैं अपन यहां पर, एक तो कर्व, एक सरफेस। सरफेस वो होंगे जिनका आयतन होगा, ठीक है, जिन शेप्स का आयतन निकाल सकते हो आप, वो सरफेस बन जाएंगे। तो वृत्त का आयतन निकाल सकते हो क्या?
लाइन का आयतन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखो, आप जैसे स्फेयर है, ठीक है, गोला, तो गोले का तो आयतन रहता है, शंकु का भी रहता है, ठीक है ना, और सिलेंडर का भी रहता है। तो आयतन मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम। मैं तो सोच रहा था शायद हिंदी तो सबको ही आती होगी, वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम है जिन शेप्स का वो सरफेसेस बन जाएंगे, ठीक है। ये तो सपोज दो सरफेसेस मैंने ले लिए, एक्स वाई और जेड का रिलेशन, कोई ना कोई सरफेस बनेगा। एक सरफेस मैंने ले लिया F1, दूसरा क्या है F2। तब इन दोनों को अगर एक साथ लिखें अपन, दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखें, तब ये दोनों मिलकर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो सरफेस मिलकर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर बनाएंगे वो कर्व होगा, ठीक है, कर्व का वॉल्यूम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक तो मैंने ये इक्वेशन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0, और एक ये ले लिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये है। तब ये दोनों मिलकर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट इस सर्किल, ठीक है, जो अभी अपन ने एग्जांपल लिखा था। ऊपर वाला इक्वेशन किसका है, स्फेयर का, एक्स वाई जेड का रिलेशन है, यानी कि पहला फंक्शन हो गया एक्स वाई जेड का, फिर प्लेन दूसरा फंक्शन F2 एक्स वाई जेड हो गया। ये दोनों एक साथ मिलकर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सर्किल को, ठीक है, क्योंकि ये सपोज स्फेयर है, ये इसको सपोज कोई प्लेन कट कर रहा है, तब यहां जो इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे, यहां पर क्या बनता है, सर्किल। ये प्रूव किया है यूजी के अंदर, यहां सर्किल बनता है, ठीक है। तो ये तीन रिप्रेजेंटेशन हो गए कर्व के इक्वेशन के, पैरामीट्रिक फॉर्म, वेक्टर फॉर्म और एज इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस, ठीक है। तीन तरह से अपन कर्व के इक्वेशन लिख सकते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक अपन लिखेंगे टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन। तो सपोज कोई भी कर्व आपको दे रखा है, इस कर्व की इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ठीक है, इधर बना देते हैं, ये इसकी इंटरसेक्टिंग लाइन है। सपोज दो पॉइंट्स P और Q पॉइंट्स पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है कर्व को, ये लाइन। ये लाइन टेंजेंट कब बनेगी, इसी लाइन को अपन टेंजेंट कब कहेंगे, ठीक है, जब पॉइंट Q को मैं किस तरफ लेकर आऊं, P की तरफ। अगर मैं ये करूं कि पॉइंट Q किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, P की तरफ, तो पॉइंट Q को अगर P की तरफ आप लाओगे तो देखो क्या स्थिति बनेगी, यहां जब पॉइंट आएगा आपका Q, तो P को मैं फिक्स रख रहा हूं, ठीक है, इस लाइन को केवल मैं इस तरफ लेकर आ रहा हूं, तो पॉइंट Q आपका यहां पर आ गया, तो लाइन इस तरह से बन जाएगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन। फिर पॉइंट Q को और आगे लाओगे, ये लाइन बनेगी, और फिर जब पॉइंट Q कहां पर आ जाएगा, P पर, तो यही लाइन इसकी क्या बन जाएगी, यही लाइन इसकी क्या बनेगी, टेंजेंट लाइन, ये होगा। इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन कर्व की टेंजेंट लाइन बन जाएगी अगर क्या हो, टू पॉइंट्स कांटेक्ट, क्या हो, टू पॉइंट्स कांटेक्ट, ठीक है। टू पॉइंट कांटेक्ट तो यहां पर भी है और यहां पर भी टू पॉइंट कांटेक्ट है, क्योंकि एक पॉइंट P यहां ऑलरेडी है, दूसरा पॉइंट Q में इस पर लेकर आया हूं, यानी कि Q टेंड्स टू P। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी लाइन किसी सरफेस को या किसी कर्व को दो
कोइंसिडेंट पॉइंट्स में मिल रही है, कोइंसिडेंट पॉइंट यानी कि अगर पॉइंट पी और क्यू कोइंसाइड कर जाएं, ठीक है, कोइंसाइड संपाती हो जाए, अगर दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाएं उस केस में इंटरसेक्टिंग लाइन ही क्या बन जाती है, टेंजेंट लाइन बन जाती है। और उस केस में अपन कहते हैं कि पॉइंट पी पर 2 पॉइंट्स कांटेक्ट है, ये 2 कोइंसिडेंट पॉइंट्स का क्या है, कांटेक्ट है। तो लिखिए इसमें टेंजेंट लाइन में क्या है, if a line meets a curve in 2 coincident points, then it is called, ठीक है, बस ये लिख देता हूं, ऊपर लिखा ही हुआ है किसकी डेफिनेशन है, टेंजेंट लाइन की। If a line meets a curve in 2 coincident points, then it is called tangent line. Tangent line. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन मिलता है कि टेंजेंट लाइन का और कर्व का कितने पॉइंट्स का कांटेक्ट होता है, तो क्या लिखेंगे वहां पर, 2 पॉइंट्स कांटेक्ट। कोई भी टेंजेंट लाइन है उसका किसी भी कर्व के साथ कितने पॉइंट्स का कांटेक्ट होगा, 2 पॉइंट्स का कांटेक्ट, क्योंकि एक पॉइंट ऑलरेडी था, दूसरे पॉइंट को लिमिटिंग वैल्यू अपन उस पर लेकर आए। इसके बाद लिखिए यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, और इसको अपन लिखते हैं स्मॉल टी के, यूनिट टेंजेंट वेक्टर स्मॉल टी के। तो टी केप को किस तरह से लिखोगे, देखो सपोज सिंपली वैसे ही बना देता हूं, सपोज ये कोई भी कर्व है, ये इस कर्व का कोई भी पॉइंट अपन ने मान लिया पी पॉइंट, ठीक है, ये ओरिजिन सपोज मान लिया, तब ये अपने पास ओरिजिन रहने तो टेंजेंट लाइन में इसकी बना रहा हूं, ये टेंजेंट लाइन हो गई, ठीक है, पॉइंट पी पर कर्व की क्या है, टेंजेंट लाइन है। और पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर अपन कुछ भी मान लेते हैं, सपोज ये यहां पर ओरिजिन मेरे पास है, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर मैंने क्या मान लिया, आर वेक्टर, ठीक है, और ये पॉइंट पी पर मैं क्या ले रहा हूं, टेंजेंट लाइन, इस तरह से। तब टेंजेंट लाइन का ज्योमेट्रिक मीन क्या है, ठीक है, टेंजेंशियल वेक्टर का मतलब क्या है, डेरिवेटिव, ठीक है, टेंजेंशियल वेक्टर का मतलब क्या है, इसका जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव को। तो आप ध्यान रखिए, अगर कोई भी कर्व का पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट पर आपको दे रखा है, उस पॉइंट पर अगर टेंजेंट वेक्टर आपको निकालना है किसी भी वेक्टर का, ठीक है, किसी भी कर्व का कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर टेंजेंट वेक्टर अगर आपको फाइंड करना है, तब अपन क्या करते हैं, उसके पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव कर देते हैं, सिंपल सा। जब भी टेंजेंट वेक्टर फाइंड करना है क्या कर देंगे, उसका डेरिवेटिव। तो यहां पर अगर पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, तब इसका टेंजेंशियल वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर डैश, ठीक है। अगर भाई जो टेंजेंशियल वेक्टर बनेगा, टेंजेंशियल वेक्टर इक्वल टू, अब 2 पैरामीटर्स यहां पर चलेंगे, एक तो पैरामीटर अपन लेंगे काम में, ठीक है, पैरामीटर्स 2 लगातार चलेंगे अब यहां से आगे, पैरामीटर्स एक तो काम में लेंगे अपन पैरामीटर टी, दूसरा पैरामीटर एस, ये है आर्क लेंथ के लिए पैरामीटर है, आर्क लेंथ के लिए, और टी टाइम का पैरामीटर है, ठीक है, टाइम का पैरामीटर है। तो अगर टेंजेंशियल वेक्टर आप लिख रहे हो किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर, तब टेंजेंशियल वेक्टर क्या बनेगा, आर वेक्टर का डेरिवेटिव। तो आर वेक्टर का डेरिवेटिव आप इस तरह लिख सकते हैं, डी आर वेक्टर बाई डी एस, अगर पैरामीटर एस है तो डी आर वेक्टर बाई डी एस, ये क्या होगा, टेंजेंशियल वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टेंजेंशियल वेक्टर। जैसे ही डेरिवेटिव करोगे इस पॉइंट पर क्या बन जाएगा, टेंजेंशियल वेक्टर। इसी तरह से टेंजेंशियल वेक्टर ये भी हो सकता है,
डी आर वेक्टर बाई डी टी। भाई डेरिवेटिव ही तो करना है, वो क्या फर्क पड़ रहा है किस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप, चाहे एस के रेस्पेक्ट में करो चाहे टी के रेस्पेक्ट में करो, हमेशा क्या बनेगा, टेंजेंशियल वेक्टर बनेगा। ठीक है, तो ये टेंजेंशियल वेक्टर्स मेरे पास बन रहे हैं। अब स्मॉल टी केप क्या होगा, स्मॉल टी केप, अब ध्यान देना यहां पर आप, डी आर वेक्टर बाई डी एस। अब डी आर और डी एस यहां पर क्या है, देखो ये करो अपने पास था, ये करो मेरे पास है, इसका कोई भी पॉइंट मैंने लिया है, ठीक है, इस पॉइंट पर टेंजेंशियल वेक्टर अपन बना रहे हैं जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर। या अगर इंटरसेक्टिंग लाइन अपन लिखे इसमें, देखो ये सपोज इंटरसेक्टिंग लाइन मैंने ले ली, ये पॉइंट P, ये पॉइंट क्या है Q, पॉइंट P पर कोई भी टेंजेंशियल वेक्टर में बना देता हूं, ये सपोज टेंजेंशियल लाइन है, ये पॉइंट P मेरे पास है, ठीक है, तो PQ वेक्टर जो होगा यहां पर, PQ वेक्टर वो क्या होगा भाई, P और Q पॉइंट नेबरिंग पॉइंट अपन ले रहे हैं, क्या ले लिए, नेबरिंग पॉइंट्स, नेबरिंग पॉइंट्स ले लिए, और अपन को जब टेंजेंट लाइन बनानी है तब क्या करेगा, Q किसको अप्रोच करेगा, P को, Q किसको अप्रोच करेगा, P को। उस केस में अब देखो P से Q तक की जो वेक्टर है वो तो dr वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि नेबरिंग पॉइंट है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या ले लोगे, r वेक्टर पोजीशन वेक्टर, Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या ले लेंगे, r प्लस dr, तब ये जो वेक्टर बनेगा ये क्या होगा, dr वेक्टर होगा। और P और Q तक की जो आर्क लेंथ है उसको अपन क्या ले रहे हैं, ds ले रहे हैं, क्योंकि स्मॉल लेंथ होगी, स्मॉल लेंथ है तो इसको मैंने क्या ले लिया, ds ले लिया। अपन ये कह रहे हैं कि पैरामीटर के रेस्पेक्ट में अगर आर वेक्टर का डेरिवेटिव आप करोगे तब आपको टेंजेंशियल वेक्टर मिलेगा, यानी कि डी आर वेक्टर बाई डी एस क्या मिल रहा है आपको, टेंजेंशियल वेक्टर। लेकिन अगर पी और क्यू नेबरिंग पॉइंट्स आप कंसीडर कर रहे हो, यानी कि नेबरिंग पॉइंट्स का मतलब क्यू किसको अप्रोच कर रहा है, पी को, क्यू किसकी तरफ आ रहा है, पी की तरफ, इसका मतलब क्या हुआ कि इस वेक्टर की लेंथ और ये आर्क लेंथ लगभग बराबर होंगी, लगभग क्या होंगी, बराबर होंगी। इसका मतलब जब इसका मोड आप करोगे, मोड इसका किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर, इसका मोड किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। क्यों, क्योंकि डी आर तो ये लेंथ हो गई इस वेक्टर की, जब इसका मोड लोगे, भाई डी आर तो वेक्टर है, इसका जब मोड करोगे तो वेक्टर की लेंथ आ गई, डी एस आर्क लेंथ है, मोड करोगे तो भी आर्क लेंथ ही रहेगी क्योंकि स्केलर है, तो ये भी आर्क लेंथ आ गई। और अगर दोनों नेबरिंग पॉइंट्स हैं तो डी आर वेक्टर अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, डीएस के इक्वल, और इन दोनों का रेशियो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यानी कि जब पैरामीटर आप एस ले रहे हो, ध्यान देना यहां पर, जब पैरामीटर अपन एस ले रहे हैं उस केस में आपको ये वेक्टर यूनिट वेक्टर भी बनेगा, क्योंकि इसका मोड 1 के बराबर आ रहा है, ठीक है, मोड अगर 1 के बराबर आ रहा है तो क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर बनेगा। तो यहां पर मैंने लिखा है यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी केप, तो मैं ये लिखूंगा टी केप इक्वल टू, या सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं, लेट पी आर वेक्टर बी ए पॉइंट ऑन कर्व, पॉइंट ऑन कर्व, देन यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट पॉइंट पी क्या बनेगा, टी केप इक्वल टू किसके बराबर होगा, डी आर वेक्टर बाई डी एस के बराबर। और डी आर वेक्टर बाई डी एस को आर वेक्टर डैश भी अपन लिखेंगे, डैश, डैश का मतलब है एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, टी कैप इक्वल टू डी आर वेक्टर बाई डी एस, ठीक है। टी कैप के इक्वल क्यों लिया है, क्योंकि इसका मोड 1 के बराबर होगा, ठीक है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा, इसलिए यूनिट वेक्टर बनेगा, इसलिए इसको मैंने टी कैप से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब दूसरे पर आते हैं, डी आर बाई डी टी पर, तो क्या ये भी टी कैप के बराबर होगा, इसका टी कैप के बराबर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि डी आर वेक्टर, क्योंकि यहां तो दोनों लेंथ थी,
ठीक है, ये भी लेंथ थी, ये भी लेंथ थी। ठीक है, ये तो क्या थी, वेक्टर की लेंथ हो गई थी, ये किसकी लेंथ हो गई थी, आर्क की लेंथ हो गई थी, और वो दोनों लेंथ लगभग बराबर हो जाएंगे अगर पी और क्यू क्या बनेंगे, नेबरिंग पॉइंट्स बनेंगे। लेकिन यहां डी आर वेक्टर तो लेंथ वाला वेक्टर बन रहा है, डी टी टाइम है। अब टाइम और लेंथ होना बराबर हमेशा हो कोई जरूरी नहीं, हो सकता है किसी केस में बन जाए यूनिट वेक्टर, लेकिन हमेशा ये यूनिट वेक्टर बने कोई जरूरी नहीं। ठीक है, तो डी आर वेक्टर बाई डी टी टेंजेंशियल वेक्टर तो है भाई, टेंजेंट की डायरेक्शन में तो होगा, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन कर रहे हो आर वेक्टर का। आर वेक्टर का डिफरेंशिएशन जब भी करोगे वो टेंजेंशियल वेक्टर बनेगा। अब चाहे वो एस के रेस्पेक्ट में करो, चाहे वो टी के रेस्पेक्ट में करो, लेकिन एस के रेस्पेक्ट में जब कर रहे हो तो यूनिट वेक्टर भी बनेगा, ये ध्यान रहे। एस के रेस्पेक्ट में जब अपन कर रहे हैं तब वो यूनिट वेक्टर भी बनेगा, लेकिन टी के रेस्पेक्ट में जब आप करोगे तो यूनिट वेक्टर होना जरूरी नहीं है। तो मैं किस तरह से लिखूंगा, वेन parameter is t, when parameter is t, then dr vector by dt is tangential vector, and dr vector by dt will be parallel to t cape, will be parallel to t cape. तो डी आर वेक्टर बाई डी टी टी केप के बराबर होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पैरेलल तो होगा, क्योंकि टी केप किस डायरेक्शन में, टेंजेंट की डायरेक्शन में, और डी आर वेक्टर बाई डी टी भी किस डायरेक्शन में होगा, टेंजेंट की डायरेक्शन में। तो पैरेलल तो होंगे दोनों, लेकिन इक्वल होना जरूरी नहीं है। जब एस पैरामीटर आप ले रहे हो तो डी आर बाई डी एस किसके इक्वल आ रहा है, टी केप के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई आपके पास। डी आर वेक्टर बाई डी टी यूनिट वेक्टर नहीं बनेगा, डी आर वेक्टर बाई डी एस यूनिट वेक्टर होगा हमेशा। तो ये टेंजेंशियल लाइन की डेफिनेशन, और टेंजेंट की डायरेक्शन में वेक्टर्स को अपन किस तरह से लिखते हैं, तो वो बता दिया आपको कि जब भी पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर लोगे करो का, उसका डेरिवेटिव हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसके बाद टेंजेंट लाइन के इक्वेशंस अपन लिखेंगे नेक्स्ट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन अब डिपेंड करेंगे कि कर्व का इक्वेशन कैसा है, क्योंकि कर्व के इक्वेशन की तीन फॉर्म पढ़ी है ना अपन ने। एक तो पैरामीट्रिक इक्वेशन अगर कर्व का दे रखा है, एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अगर कर्व का इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, दूसरा तीसरा जो था सरफेस के इंटरसेक्शन की फॉर्म में भी कर्व को अपन लिख सकते हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले लिखिए आप, फर्स्ट लेट इक्वेशन ऑफ कर्व, लेट इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व। सपोज ये मान लिया मैंने आर वेक्टर इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी, आर वेक्टर इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी। तो ये किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में कर्व का इक्वेशन है। अब इस कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन का इक्वेशन आपको लिखना है। कैसे लिखोगे, देखो ये कर्व अपने पास हो गया, ये कर्व, ठीक है, इस कर्व का कोई भी पॉइंट मैंने ले लिया, इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन का इक्वेशन आपको बताना है क्या होगा, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन।
तो इस पॉइंट का ये पॉइंट सपोज मैंने मान लिया पी पॉइंट, ठीक है। तो ये तो टेंजेंट लाइन है पी पॉइंट पर। जब इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाएंगे तो पॉइंट पी का क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर। ये इस पॉइंट का क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर, स्मॉल आर वेक्टर। और इस टेंजेंट की डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, टी केप। टेंजेंट की डायरेक्शन में वेक्टर क्या होगा, टी केप। यूनिट वेक्टर क्या ले सकते हैं अपन, टी केप ले सकते हैं, लिख सकते हैं इस तरह से। अब मुझे इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो जब इस लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है तो क्या करोगे बताओ। जब भी किसी शेप का इक्वेशन फाइंड करते हो तो उस पर एक करंट पॉइंट आप मान लेते हो। क्या मान लेते हैं, कोई भी करंट पॉइंट मान लेते हैं, उसका कोई भी पोजीशन वेक्टर अपन मान लें। तो सपोज इस लाइन पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहां पर क्यू पॉइंट, जिसका पोजीशन वेक्टर अपन क्या मान लेंगे, वो पोजीशन वेक्टर थोड़ा चेंज, डायग्राम अजीब सा बन गया, इस तरह से देखो, ठीक है। क्योंकि इनके प्रूफ में कुछ नहीं है, ये सारे फॉर्मूले आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है वो आप ध्यान रखिए। तो ये है, अब रटने की जो चीज आएगी वो रटने के लिए भी बताएंगे आपको। जिस चीज को जरूरत नहीं है रटने की, उसको बिना बात अपन रखे घूमे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो जो काम की चीजें वो फिर निकल जाएंगी। ये अपने पास है, सपोज कोई भी पॉइंट पी करो, मैं बना दूं, इस तरह बना देता हूं, चलो ये करो बना देते हैं, ये वाला, ये बना दिया, ठीक है। इसका पॉइंट मैंने पी ले लिया, तो ये पी पॉइंट का क्या हो गया, टेंजेंट वेक्टर पी पॉइंट पर। ये पॉइंट पी का क्या ले लिया मैंने, पोजीशन वेक्टर, जिसको मैंने क्या मान लिया, स्मॉल आर वेक्टर, स्मॉल आर वेक्टर। ये है, इस डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा, इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल वेक्टर होगा। क्या होगा, टेंजेंशियल वेक्टर। अब मैं पैरामीटर क्या ले रहा हूं, टी। पैरामीटर क्या ले लिया मैंने, टी। तो पैरामीटर टी है, तो बताओ मुझे टेंजेंशियल वेक्टर क्या होगा, बताइए, लिखो। अगर पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है तो पॉइंट पी पर टेंजेंशियल वेक्टर क्या होगा, टी केप। हाँ होगा टी केप, लेकिन पैरामीटर के रेस्पेक्ट में बता दो आप तो। ये नहीं होगा क्या, डी आर वेक्टर बाई डी टी, क्योंकि टी केप अपन तब ले रहे हैं, ठीक है। टी केप अपन तब ले रहे हैं जब पैरामीटर क्या है, एस, वो एग्जैक्टली बराबर हो जाता है। यहां पर टी केप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी टेंजेंशियल वेक्टर है। लेकिन अभी मैं केवल पैरामीटर टी के लिए लिख रहा हूं। तो पैरामीटर टी के लिए जो टेंजेंशियल वेक्टर हो गया वो क्या हो गया, डी आर वेक्टर बाई डी टी, ठीक है। और ये आपको पता है कि ये वेक्टर किसके पैरेलल होता है, टी केप के। किसके पैरेलल है, टी केप के। इसका मतलब डी आर वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू लेमडा टी केप लिख सकते हो आप, या म्यू लिख देता हूं मैं, इक्वल टू म्यू टी केप। क्यों, क्योंकि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, ए और बी वेक्टर, तब एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। ए वेक्टर इक्वल टू किसके होगा, लेमडा इंटू बी वेक्टर के, या म्यू इंटू बी वेक्टर के, जो भी लिखना चाहो। ये मेरे पास है। तो ये इस डायरेक्शन में वेक्टर हो गया एक तरह से। टी केप नहीं होकर क्या बनेगा, म्यू टी केप बनेगा। टी केप एग्जैक्टली कब बनेगा, जब पैरामीटर एस है। यहां पैरामीटर टी है तो डी आर बाई डी टी होगा, वो फिर टी केप के पैरेलल होगा, और इसको आप इस तरह लिख पाएंगे फिर। ये है, जिस भी शेप का इक्वेशन आपको फाइंड करना है, चाहे वो लाइन है, चाहे वो कोई सरफेस है, चाहे कोई कर्व है, जिसका इक्वेशन फाइंड करना है उस पर एक करंट पॉइंट आप अपनी तरफ से मान लोगे। मैंने यहां पर मान लिया, सपोज इस पर एक करंट पॉइंट ले लिया, सपोज कैपिटल आर, ठीक है। अभी पॉइंट इधर लो या इधर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चलो इधर लिख देता हूं। यहां सपोज मैंने एक पॉइंट क्या ले लिया, कैपिटल आर, और इस कैपिटल आर का जो पोजीशन वेक्टर है वो मैंने क्या मान लिया, कैपिटल आर वेक्टर। क्या मान लिया, कैपिटल आर वेक्टर। तब आर, ये पी आर वेक्टर क्या बनेगा, देखो, पी आर वेक्टर इक्वल टू, पी आर वेक्टर इक्वल टू किसके होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो ये किसके बराबर हो गया, देखो, आर वेक्टर माइनस स्मॉल आर वेक्टर, ये पी आर वेक्टर हो गया। और ये वेक्टर किसके पैरेलल है, बताओ, म्यू टी केप के। भाई यही तो वेक्टर बन रहा है,
ये वाला वेक्टर कौन सा, आरपी वेक्टर। तो आरपी वेक्टर की डायरेक्शन इधर ही तो है, dr बाई dt की तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में दोनों पैरेलल हो गए। तो d, ये आर वेक्टर माइनस स्मॉल आर वेक्टर म्यू टी कैप के क्या है, पैरेलल है। तो म्यू टी कैप के पैरेलल मैंने लिख दिया इसको। इसको अब आप इस तरह से लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज आर वेक्टर माइनस स्मॉल आर वेक्टर इक्वल टू म्यू डैश इंटू म्यू टी, म्यू टी के, क्योंकि ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए, तो पैरेलल है तो फिर एक नया वो आ गया स्केलर। ए वेक्टर अगर बी वेक्टर के पैरेलल है तो इक्वल टू लेमडा बी म्यू बी, इस तरह से लिख सकते हो, ये बन गया। ये यहां से आ गया आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर इक्वल टू लेमडा टी के, जहां लेमडा मैंने किसके बराबर मान लिया, म्यू इंटू म्यू डेस के। तो फाइनली ये इक्वेशन आपके पास बनेगा आर वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर प्लस लेमडा टी के। तो ये टेंजेंट लाइन का किसी भी पॉइंट पर इक्वेशन है, जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर वेक्टर अपन ले रहे हैं। तो कैपिटल आर यहां पर क्या है, पोजीशन वेक्टर करंट पॉइंट का, ठीक है, जिस शेप का इक्वेशन आप निकालते हो उस पर एक, क्योंकि ये पॉइंट तो फिक्स पॉइंट रहेगा जहां टेंजेंट बन रहा है, पी तो फिक्स पॉइंट है जिस पॉइंट पर टेंजेंट खींच रहे हो आप। इसके अलावा कोई भी एक पॉइंट आप कहीं पर भी ले लो जिसको अपन करंट पॉइंट कह रहे हैं, ठीक है, उस शेप का जो पाथ है उस पर, और वहां से अपन ने ये इक्वेशन निकाला आर वेक्टर इक्वल टू आर प्लस लेमडा टी के। तो ये अपने पास किस फॉर्म में आ गया इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। इसको कार्टेशियन फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, कार्टेशियन फॉर्म लिखो या पैरामीट्रिक फॉर्म लिखो, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म मैं इसको लिख रहा हूं, कार्टेशियन फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म में लिखने के लिए क्या मान लें अपन भाई, स्मॉल आर वेक्टर इक्वल टू किसके लिखते हैं इन जनरल, स्मॉल एक्स आई केप प्लस स्मॉल वाई जे केप प्लस स्मॉल जेड के केप, ये स्मॉल आर वेक्टर लेते हैं। और कैपिटल आर वेक्टर इक्वल टू, कैपिटल आर वेक्टर इक्वल टू ये मान लेता हूं सपोज में कैपिटल एक्स आई केप प्लस कैपिटल वाई जे केप प्लस कैपिटल जेड के केप। ये कैपिटल आर वेक्टर मैंने लिख दिया। और टी केप इक्वल टू किसके होगा, टी केप इक्वल टू क्या है, आर डैश, टी केप इक्वल टू आर डैश, तो आर वेक्टर का डैश कर दो, क्या बनेगा, एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे प्लस जेड डैश की, जेड डैश के, ये टी केप लिख सकते हो आप, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उससे अपने फॉर्मूला निकालना है, वो डैश की फॉर्म में आ जाएगा, उसको डॉट के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, वो कोई बात नहीं है। टी केप इक्वल टू इस तरह से अपन लिख सकते हैं, ये सारी वैल्यू यहां रखनी है आपको लाकर। तो जब आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर करोगे, देखो आप ये वैल्यू जब रखोगे यहां पर, तो आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर, आई केप का कोफिशिएंट क्या बनेगा, कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स, आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर, तो आई केप का कोफिशिएंट क्या बना, कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स, और इस तरफ क्या है, लेमडा टी केप, तो लेमडा इंटू टी केप करोगे तो आई केप का कोफिशिएंट इधर क्या बनेगा, लेमडा इंटू एक्स डैश, तो एक्स डैश से तो मैंने इधर डिवाइड कर दिया, एक्स डैश और इक्वल टू ये किसके आ रहा है, लेमडा के। देखो आई केप के कोफिशिएंट्स के जब कंपैरिजन आप करोगे, आई केप के कोफिशिएंट्स आर माइनस आर में आई केप क्या बनेगा, एक्स माइनस एक्स, इक्वल टू टी केप, यहां पर क्या है, इक्वल टू लेमडा टी केप है, तो लेमडा एक्स डैश बनेगा, लेमडा किसके बराबर हो गया, एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स डैश, जब आई केप के कोफिशिएंट्स की कंपैरिजन करोगे। इसी तरह से जब जे केप के कोफिशिएंट्स की कंपैरिजन अपन करेंगे, तो यहां तो क्या बनेगा, देखो आर माइनस स्मॉल आर, तो कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई, कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई अपॉन क्या हो जाएगा, वाई डैश, और वो किसके बराबर आएगा, लेमडा के इक्वल, तो दोनों लेमडा के इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। और इसी तरह से जेड माइनस स्मॉल जेड अपॉन जेड डैश, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गया किसका, टेंजेंट लाइन का, कार्टेशियन फॉर्म कहें या पैरामीट्रिक फॉर्म।
और ये एस पैरामीटर की फॉर्म में आया है, टी पैरामीटर की फॉर्म में क्या बनेगा ये इक्वेशन, एक्स डॉट आ जाएगा यहाँ पर वाई डॉट आ जाएगा, यहाँ पर जेड डॉट आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देता हूं यहीं पर मैं, ये तो क्या है पैरामीटर एस के लिए, एक्स के लिए। अगर पैरामीटर टी काम में ले टी, तब ये इक्वेशन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स डॉट, वाई माइनस वाई अपॉन वाई डॉट, जेड माइनस जेड अपॉन जेड डॉट, इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। इक्वल टू लेमडा, जो भी लिखना चाहो लिखो, लेमडा लिखो, म्यू लिखो, ये ठीक है। दोनों में सेम स्केलर होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। लेमडा नहीं लिख के लेमडा डैश लिख सकते हो, लेमडा डैश। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में स्ट्रेट लाइन, ओ टेंजेंट लाइन का इक्वेशन लिखिए। कर लिया नोट? तो वेक्टर फॉर्म भी अपने पास आ गया, पैरामीट्रिक फॉर्म भी अपने पास आ गया। जब पैरामीटर एस है उस केस में टेंजेंट लाइन का इक्वेशन किसी पॉइंट स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड पर ये होगा, और अगर पैरामीटर टी है तब टेंजेंट लाइन का इक्वेशन ये होगा। एक फॉर्म और है, जब कर्व का इक्वेशन इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस की फॉर्म में दे रखा है, तब टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन वो लिख ही दिया था ऊपर अपन ने, व्हेन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, when equation of curve is in form of intersection of two surfaces intersection of two surfaces, x dot means dx by dt, x dot means dx by dt। अच्छा मैंने बताया नहीं था वो भाई, ये है ना, एक तो है r डैश, इसका मतलब होगा डी आर बाई डी एस। तो जब भी डैश लगाओगे इसका मतलब पैरामीटर s के रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप, और जब भी डॉट लगाओगे r डॉट, इसका मतलब है डी आर बाई डी टी। तो जब पैरामीटर t लोगे तो इस तरह से अपन करेंगे, डॉट की फॉर्म लिखेंगे, s के लिए डैश की फॉर्म लिखेंगे, ये है। तो अगर कर्व का इक्वेशन सरफेसेज के इंटरसेक्शन की फॉर्म में है, तब टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा देखो। अब उसी इक्वेशन को मैं चेंज कर दूंगा उस फॉर्म में, जो पहले इक्वेशन मेरे पास आ चुका है। सिंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन 8 पॉइंट P, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या था, r वेक्टर। तो जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है, इसके लिए टेंजेंट लाइन का इक्वेशन ये आ गया था मेरे पास, r वेक्टर इक्वल टू स्मॉल r वेक्टर प्लस लेमडा टी के, प्लस लेमडा टी के, इस फॉर्म में लिखा था। और टी केप किसके बराबर है, टी केप इक्वल टू किसके इक्वल था, डी आर वेक्टर बाई डी एस, यानी कि आर डैश के इक्वल। और टी केप क्या है, टी केप इज पैरेलल टू डी आर बाई डी टी, या ये लिखे आर डॉट। तो आर डॉट के तो क्या है, पैरेलल है, और आर डैश के एग्जैक्टली क्या है, इक्वल है टी केप। तो टी केप अगर आर डॉट के पैरेलल है तो चाहो तो आप ये लिख सकते हो, टी केप इक्वल टू किसके लिख सकते हो आप, लेमडा 1 इंटू आर डॉट,
लिख सकते हैं, तो टी कैप इज पैरेलल टू आर डॉट, तो टी कैप इक्वल टू ये लिख सकते हैं, यानी कि मैं लिख सकता हूं क्या, आर वेक्टर इक्वल टू स्मॉल आर वेक्टर प्लस लेमडा इंटू लेमडा वन, इसको मैंने लिख दिया म्यू, और आर डॉट लेमडा लेमडा वन इक्वल टू किसके ले लिया मैंने, म्यू, आर डॉट की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया, लिख सकते हैं, ठीक है। टी कैप की वैल्यू इस तरह से लिखिए। अब इसको देखो मैं किस तरह से चेंज करूंगा। अब कर्व यहां पर क्या दे रखा है आपको, कर्व का इक्वेशन, कर्व ये मेरे पास सपोज f1 एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 पहला सरफेस, f2 एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 दूसरा सरफेस, दोनों मिलकर किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कर्व को रिप्रेजेंट करेंगे। ये मेरे पास कर्व का इक्वेशन है। तो यहां से देखो मैं क्या लिख सकता हूं, अगर फर्स्ट वाला जो रिलेशन है, फर्स्ट वाला रिलेशन, इसका डेरिवेटिव अगर अपन करें टी के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, देखो क्या लिख सकते हो आप, डेल f1 बाई डेल एक्स और dx बाई डी टी प्लस डेल f1 बाई डेल वाई dy बाई डी टी प्लस डेल f1 बाई डेल जेड और dz बाई डी टी इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि f किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड किसके फंक्शन है, टी के, ठीक है, एक्स वाई जेड किसके फंक्शन है, टी के, मैं टी के लिए कर रहा हूं, आर डॉट लिया हूं। उस केस में जब f का एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में करोगे डेरिवेटिव तो पार्शियल होगा, क्यों, क्योंकि अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है तो पार्शियल डेरिवेटिव होगा, लेकिन एक्स वाई जेड केवल सिंगल वेरिएबल के फंक्शन है, तो जब टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो टोटल होगा, ठीक है। तो डेल f1 बाई डेल एक्स dx बाई dt, इस तरह से मैंने इसका डेरिवेटिव फर्स्ट वाले रिलेशन का। और इस रिलेशन को देखो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, आई केप डेल f1, डेल f1 है, डेल f1 बाई डेल एक्स प्लस जे केप डेल f1 बाई डेल वाई प्लस के केप डेल f1 बाई डेल जेड, और इसका डॉट प्रोडक्ट, इसका डॉट प्रोडक्ट x डॉट आई केप प्लस y डॉट जे केप प्लस z डॉट के केप इक्वल टू 0, ये लिख सकता हूं। क्योंकि इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट आप करोगे तो आई डॉट आई तो 1 हो गया, डेल f1 बाई डेल एक्स किससे मल्टीप्लाई हो गया, x डॉट से, x डॉट मतलब dx बाई dt, फिर डेल f1 बाई डेल वाई किससे मल्टीप्लाई हुआ, y डॉट से, dy बाई dt से। इसको इस तरह से आप लिख सकते हो। इसको मैं ये लिख सकता हूं, डेल f1, डेल f1 और डॉट r वेक्टर डॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। जहां डेल किसके बराबर लेते हैं, डेल ऑपरेटर इक्वल टू आई केप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे केप डेल बाई डेल वाई प्लस के केप डेल बाई डेल जेड। ये ऑपरेटर वेक्टर होगा या नहीं, यहां पर जो लिखा हुआ है डेल इक्वल टू आई डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई के डेल बाई डेल जेड, क्या ये वेक्टर है, यस और नो। यस, आई जे के देखते ही वेक्टर हो गया, आई जे के लगा हुआ इसलिए वेक्टर है, नहीं है ये वेक्टर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार आरपीएससी में पूछा गया है, डेल ऑपरेटर दे दिया, क्या ये वेक्टर है, ठीक है, ऑपरेटर है, ये वेक्टर नहीं है, क्योंकि वेक्टर होगा तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ये मल्टीप्लीकेशन के लिए। अगर किसी भी एलिमेंट, भाई
वेक्टर से इसको अगर मल्टीप्लाई करो आप, सपोज ए वेक्टर आपने ले लिया a1i प्लस a2j प्लस a3k, अगर आप ये कर रहे हो ए वेक्टर डॉट डेल इक्वल टू ए वेक्टर डॉट डेल क्या आएगा देखो, किसके बराबर आएगा, a1 डेल बाई डेल एक्स, ए को मैं इस तरफ ले रहा हूं लेफ्ट साइड में, तो a1 डेल बाई डेल एक्स प्लस a2 डेल बाई डेल वाई प्लस a3 डेल बाई डेल जेड, ये बनेगा। लेकिन अगर आप ये करो डेल डॉट ए, उस केस में क्या बनेगा, क्या बनेगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ ए प्लस, अब ए उस तरफ a1, अब ए उस तरफ आ जाएगा दूसरी तरफ, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे, नहीं होंगे। अगर ए और बी दो वेक्टर्स हैं तब ए डॉट बी हमेशा बी डॉट ए के बराबर होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है डॉट प्रोडक्ट के लिए, लेकिन ये नहीं करता है, ठीक है, नहीं कर रहा है तो वेक्टर हो ही नहीं सकता, ऑपरेटर है वेक्टर नहीं है, ध्यान रहे आपको, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। हाँ, इस पर कुछ ऑपरेट आपने कर दिया इस तरफ, सपोज इस पर कोई फंक्शन ऑपरेट कर दिया आपने, तब फिर वो वेक्टर बन जाएगा। इस पर कोई फंक्शन अगर ऑपरेट कर दिया तब वो क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा, लेकिन अभी तक केवल ऑपरेटर है, वेक्टर नहीं है। तो ये मेरे पास आ गया डेल f1 डॉट आर डॉट इक्वल टू किसके, 0। इसी तरह से क्या लिख सकते हो आप, सिमिलरली क्या आ जाएगा, डेल f2 डॉट आर डॉट इक्वल टू किसके, 0 के, इक्वल टू 0। ठीक है, सेम प्रोसेस f2 के साथ कर सकते हो आप। इसका मतलब क्या हुआ, मिटा दें इसको, नोट कर लिया ना, कर लो एक बार जल्दी से। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गए, तो ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहां से भी इस तरह के बन सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, तो वहां दे दिया जाए आपको डेल f1 डॉट आर डॉट इक्वल टू 0 दे दिया, नॉन जीरो दे दिया, क्रॉस लगा दिया, डेल f1 क्रॉस आर डॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो भी चीज अपन कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए वो चीज फिर अपन कर रहे हैं। ठीक है, जहां डायरेक्ट चीज लिखवाने की होगी वहां डायरेक्ट अपन लिखवाएंगे। तो ये दो रिलेशन मेरे पास आ गए, डेल f1 डॉट आर। अब इसका मतलब क्या हुआ, डेल f1 और डेल f2 दोनों आर डॉट के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ए डॉट बी अगर 0 है, इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो अगर इन दोनों का डेल f1 का डॉट प्रोडक्ट आर डॉट से 0 आ रहा है, तो डेल f1 इज परपेंडिकुलर टू आर डॉट, डेल f2 इज परपेंडिकुलर टू आर डॉट। तो ये अपने पास आ गया डेल f1 एंड डेल f2 आर ऑर्थोगोनल टू आर डॉट। दिस implies इस तरह से लिख दिया मैंने, आर डॉट इज पैरेलल टू डेल f1 क्रॉस डेल f2। देखो जैसे यहां पर देखें, सी वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, सी वेक्टर बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या लोगे आप, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर यानी कि सी की डायरेक्शन में जाएगी, ए क्रॉस बी, यही तो होता है। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर होगी, ए के भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, बी के भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी कि सी के पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो यहां पर डेल f1 और डेल f2 दोनों आर डॉट के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जब आप करोगे तब वो आर डॉट के पैरेलल होगा। तो आर डॉट इज पैरेलल टू दिस, और यहां से आप लिख सकते हैं आर डॉट इक्वल टू लेमडा डैश, लेमडा डैश इंटू, या म्यू लिख देता हूं,
आर डॉट इक्वल टू म्यू इंटू डेल F1 क्रॉस डेल F2। तो ये आर डॉट की वैल्यू अपन ने फाइंड कर दी, आर डॉट की। टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या बन जाएगा देन? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या था अपन ने पास शुरू में? ये लेकर चले थे आर वेक्टर इक्वल टू स्मॉल आर वेक्टर प्लस प्लस क्या था? लेमडा। लेमडा क्या था? आर डॉट था स्टार्टिंग में जो लिया था, या म्यू आर डॉट था, जो भी था, ठीक है, स्केलर था। और फिर क्या था यहाँ पर? आर डॉट। तो आर डॉट की वैल्यू अपन ने लिख दी म्यू इंटू डेल F1 क्रॉस डेल F2। तो ये टेंजेंट लाइन फाइनली अपने पास आ गया। आर वेक्टर इक्वल टू स्मॉल आर वेक्टर प्लस कोई स्केलर आ गया लेमडा डैश, ठीक है, स्केलर ले लिया, लेमडा इंटू म्यू को लेमडा डैश, और डेल F1 क्रॉस डेल F2। तो ये इक्वेशन आ गया किसका? टेंजेंट लाइन का। वेन कर्व का इक्वेशन क्या दे रखा था? F1 XYZ इक्वल टू 0, F2 XYZ इक्वल टू 0। तो अगर कर्व का इक्वेशन इंटरसेक्शन ऑफ सरफेसेस की फॉर्म में दिया हुआ है, उस केस में टेंजेंट लाइन उस कर्व के किसी पॉइंट पर ये होगी। तो इस तरह से सपोज एक सरफेस ये बना दिया आपने, ये कोई भी सरफेस है, ठीक है, F1 वाला सरफेस, ये सपोज कोई दूसरा सरफेस बना दिया F2 वाला सरफेस। तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर क्या बनेगा? कर्व। उस कर्व का कोई भी पॉइंट लोगे, पॉइंट P, जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल r वेक्टर है, इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन ये होगा, ठीक है। तो F1 F2 क्वेश्चन के अंदर आपके पास होंगे, वो वैल्यू आप सीधा यहां रख सकते हैं। स्मॉल आर वेक्टर क्या है? जिस पॉइंट पर निकालना है। और कैपिटल आर वेक्टर क्या है? करंट पॉइंट। कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z, इसके क्या लेंगे? कोऑर्डिनेट्स लेंगे, ठीक है। फिर आज के लिए इससे आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।